Good morning, student. I am Shashank Samit. Today, the chapter we are going to study is of class 12. Class 12 chapter, that is electrostatics. अब हम लोग को पहले जानना है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक होता क्या है। इलेक्ट्रोस्टैटिक एक ब्रांच है ना, फिजिक्स का एक ब्रांच है। इसमें क्या स्टडी किया जाता है? चार्ज, है ना। पहले आप चार्ज के अनुसार देखिए। चार्ज के आधार पे दो तरह का स्टडी कर सकते हैं हम लोग। एक है स्टैटिक, स्टैटिक चार्ज, है ना। स्टैटिक चार्ज का मतलब होता है कि चार्ज जब स्टॉप हो, है ना, वो मूवमेंट ना कर रहा हो। और एक और ऑन द बेसिस ऑफ मूवमेंट, मूवमेंट ऑफ चार्ज। तो ये जो स्टैटिक चार्ज है वो हम लोग पढ़ते हैं इलेक्ट्रोस्टैट्स में, है ना। ये स्टैटिक चार्ज हम लोग को पढ़ना है इलेक्ट्रोस्टैट्स में। और अगला जो हम लोग का है मूवमेंट ऑफ चार्ज। मूवमेंट ऑफ चार्ज हम लोग पढ़ना है ना। वो है करंट इलेक्ट्रिसिटी में। उसमें करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे वायर में कंडक्शन होता है, कैसे फ्लो होता है करंट, इलेक्ट्रॉन कैसे फ्लो होता है, कैसे करंट हम लोग का इंड्यूस होता है, प्रोड्यूस होता है ना। ये सब हम लोग को करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ना है, जो कि आगे का चैप्टर है ना। तो आज देखिए इसमें क्या करना है। अब इलेक्ट्रोस्टैट्स होता क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक का डेफिनेशन अगर हम लोग देंगे तो इट इज द स्टडी ऑफ द स्टेशनरी, द स्टडी ऑफ द स्टेशनरी इलेक्ट्रिक चार्जेस एट रेस्ट। जैसे स्टैटिक में हम लोग बताया गया था कि रेस्ट में जो हम लोग का चार्ज होता है उसका स्टडी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, हम लोग उसी को कंसिडर करते हैं, है ना। इट इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैट्स। ब्रांच होता है जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, है ना। एन इलेक्ट्रोस्कोप, अब देखिए इसका एक डिवाइस होता है इलेक्ट्रोस्कोप। एन इलेक्ट्रोस्कोप इज यूज टू डिटेक्ट द चार्ज। अब हम लोग को चार्ज अगर कोई किसी भी कंडक्टर में है या किसी भी प्लेन में हम लोग का चार्ज है, अब उसको डिटेक्ट कैसे किया जाता है? तो साइंटिस्ट लोग ने बहुत सारे पहले इन्वेंशन किया गया था, है ना। तो उसको डिटेक्ट करने के लिए हम लोग का हुआ है, हम लोग जो डिटेक्ट हुआ है वो इलेक्ट्रोस्कोप किया गया है ना। इलेक्ट्रोस्कोप वॉज डिस्कवर्ड, है ना। तो ये हम लोग को बेसिक डेफिनेशन हुआ। द स्टडी ऑफ द स्टेशनरी इलेक्ट्रिक चार्ज एट रेस्ट इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब इसी के बारे में हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होता क्या है। अब आगे चलिए। अब देखिए एक एग्जांपल है अपिथ बॉल इलेक्ट्रोस्कोप। इलेक्ट्रोस्कोप का जो हम लोग बताए, हम लोग जो चार्ज को डिटेक्ट करता है, अब उसका एग्जांपल एक हुआ अपिथ बॉल इलेक्ट्रोस्कोप is used to detect a charge and known as the nature of the charge, है ना। पिथबॉल इलेक्ट्रोस्कोप है, उसका इलेक्ट्रोस्कोप का टाइप हुआ एक पिथबॉल हुआ। is used to detect the charge and to know the nature of the charge, है ना। चार्ज का क्या नेचर होता है वो हम लोग को पता चलता है। अब एक और हुआ गोल्ड लिफ इलेक्ट्रोस्कोप। गोल्ड लिफ इलेक्ट्रोस्कोप होता है विच वॉज इन्वेंटेड बाय, अब उनका साइंटिस्ट का नाम देख लीजिए, अब्राहम बेनेट। अब्राहम बेनेट ने डिटेक्ट किया था पहले, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप इन्वेंट किया था उन्होंने, है ना। ही डिटेक्टेड अ चार्ज, द नेचर ऑफ द चार्ज एंड द डिटरमाइंस द क्वांटिटी ऑफ द चार्ज। इलेक्ट्रोस्कोप का क्या, जो हम लोग डिटेक्ट कर रहे हैं चार्ज, है ना, वो दो दो टाइप का हुआ, एक पिथबॉल हुआ, एक गोल्ड लीफ हुआ। गोल्ड लीफ दोनों का काम हम लोग का यही है कि नेचर ऑफ द चार्ज डिटेक्ट करता है गोल्ड लीफ में, है ना, और डिटरमाइन द क्वांटिटी ऑफ चार्ज, क्वांटिटी ऑफ चार्ज भी करता है। पिथबॉल में क्या होता है, इट डिटेक्ट द चार्ज टू नो द नेचर ऑफ द चार्ज। इसमें सिर्फ नेचर होता है, नेचर ऑफ द चार्ज डिटेक्ट करता है, और इसमें डिटरमाइंस द क्वांटिटी चार्जेस एंड डिटरमाइंस द क्वांटिटी ऑफ द चार्ज, है ना। ये दोनों हुआ हम लोग का बेसिक बेसिक चीज जो हुआ आपको कि चार्ज कैसे हम लोग डिटेक्ट कर सकते हैं।
ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब डेफिनेशन हुआ हम लोग को टाइप्स ऑफ कंडक्ट, टाइप्स ऑफ मटेरियल। तो हम लोग को पता है, हम लोग ने बेसिक में हम लोग प्रीवियस बैचेस में प्रीवियस क्लास 9th 8th से हम लोग स्टार्टिंग किए थे टाइप्स ऑफ मटेरियल पढ़ने के लिए। किस किस को 3 तरह का होता है जो हम लोग को पता है। एक होता है कंडक्टर, एक होता है इंसुलेटर, और एक होता है सेमीकंडक्टर। यही 3 तरह का हम लोग को पढ़े हैं, कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर। ये 3 तरह का हम लोग का बेसिक क्लासेस में हम लोग प्रीवियस क्लासेस में हम लोग को यही 3 तरह का मटेरियल हम लोग को पढ़ना है। अब इन तीनों में से कंडक्टर क्या होता है। अब देखिए कंडक्टर क्या होता है। कंडक्टर अ बॉडी, इसका डेफिनेशन बेसिक हुआ, अ बॉडी इन विच इलेक्ट्रिक चार्ज कैन बी इजीली फ्लो थ्रू इज कॉल्ड कंडक्टर। कहने का मतलब है, ये तो बेसिक डेफिनेशन हुआ। अब कहने का मतलब क्या होता है, एक ऐसा बॉडी है ना जो अपने से हम लोग को पास करने दे करंट, है ना, अपने से करंट जो पास करने दे। कहने का मतलब है इसका, देखिए कोई भी बॉडी होता है तो उसके अंदर कुछ रेजिस्टेंस होता है, उसके मैन्युफैक्चरिंग में ही एक रेजिस्टेंस टर्म आता है। एवरी बॉडी बाय डिफॉल्ट हैज इट्स रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस होता क्या है, पहले ये जानिए रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है। रेजिस्टेंस वो प्रॉपर्टी है किसी भी बॉडी का जिससे वो क्या करता है, किसी भी फ्लो ऑफ करंट को वो अपने से रेस्ट्रिक्ट करता है। उसका डेफिनेशन अगर लिखना है, a resistance is a property of an object या मटेरियल लिखिए by virtue by virtue of it opposes or restricts the flow of current through it। ये वो बेसिक डेफिनेशन है एक रेजिस्टेंस का, है ना। A resistance is a property of an body or an object material by virtue of it opposes or restricts the flow of current। कहने का मतलब है कि एक बॉडी हुआ है ना, उसके अंदर वो रेजिस्टेंस बाय डिफॉल्ट होता है। वो क्या होता है, मैन्युफैक्चरिंग के कारण होता है। चूँ हम लोग चाहे चाहे जितना भी उसमें ट्राई कर ले एक अच्छा बॉडी बनाने का, लेकिन उसमें क्या होता है कि वो आना ही आना है, रेजिस्टेंस उसमें आता ही है कुछ है, ये मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट के कारण होता है ना। तो रेजिस्टेंस के कारण क्या होता है कि किसी भी बॉडी में, है ना, वो अपोज करता है फ्लो ऑफ करंट, है ना, इलेक्ट्रॉन को रिस्ट्रिक्ट करता है अपने से। तो ये रेजिस्टेंस के बारे में हम लोग अगले क्लास में डिटेल में पढ़ेंगे, है ना, कि रेजिस्टेंस क्या होता है, किस तरह से प्रोड्यूस होता है। ये सब करंट इलेक्ट्रिसिटी का टॉपिक है, तो अगले टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे। तो ये हम लोग को समझाना था कि रेजिस्टेंस के थ्रू हम लोग का जो कंडक्टर, इंसुलेटर या सेमी कंडक्टर होता है ना। तो अब क्या हुआ, अब आइए आप बेसिक डेफिनेशन में कंडक्टर का। कंडक्टर क्या होता है,
a body in which electric charge can easily flow through it is called conductor. कहने का मतलब है कि it conducts, it easily allows the current, that is flow of charge, through it. ये बात हुआ है ना. It easily allows the current flow through the current, or that is flow of charge. फ्लो ऑफ चार्ज को हम लोग करंट बोलते हैं. फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, फ्लो वो हम लोग करते हैं, वो हम लोग को बताएंगे डिटेल आगे में. तो उसी को हम लोग चार्ज बोलते हैं. तो कंडक्टर का प्रॉपर्टी क्या होता है कि वो इजीली फ्लो करने देता है अपने से करंट को, इलेक्ट्रॉन को अपने से इजीली फ्लो करने देता है, इसलिए उसका प्रॉपर्टी हुआ कि बहुत इस कारण से वो कंडक्टर होता है ना. तो ये कंडक्टर, उसका एग्जाम्पल से कुछ देख लीजिए. मेटल है ना, फॉर एग्जाम्पल आप ले लीजिए आयरन हुआ, सिल्वर, एल्यूमिनियम, कॉपर, ईटीसी. कहने का मतलब है कि हर मेटल है ना, हर मेटल में टेंडेंसी होता है वो कि अच्छा कंडक्टर होता है ना. अच्छा कंडक्टर कहने का मतलब है कि वो इजीली फ्लो करने देता है. उसमें से भी क्राइटेरिया आपको देखना है कि कौन सा सबसे अच्छा कंडक्टर होता है. तो सबसे अच्छा कंडक्टर आपका अगर आप डिफाइन करेंगे है ना, तो यहाँ लिखते हैं सबसे ज़्यादा कंडक्टिविटी होता है आपका सिल्वर का, उससे कम होता है कॉपर का, फिर आगे इसी तरह से बाकी सब आते रहता है. सबसे बेस्ट कंडक्टर आप बोला जाएगा तो सिल्वर हुआ है ना, उसके बाद फिर कॉपर हुआ. लेकिन क्या हुआ कि हम लोग, आप हर जगह देखिएगा उसके बाद फिर एल्यूमिनियम को भी आप कर सकते हैं. एंड सो ऑन. लेकिन हर जगह हम लोग देखा जाएगा, अगर प्रैक्टिकल एप्लीकेशन आप देखा जाएगा तो केबल्स जो भी होता है हम लोग का, वायरिंग का केबल हुआ, हर तरह का केबल हुआ, उसमें क्या हुआ कि आपको कंडक्टर के रूप में दो, सिल्वर का आपका कंडक्टिविटी फॉर श्योर आपका बहुत अच्छा होता है, लेकिन क्या होता है कि उसका कॉस्ट बहुत ज़्यादा है ना. तो कॉस्ट के कारण क्या होता है कि सिल्वर का यूज़ नहीं किया जाता और उसका अवेलेबिलिटी भी बहुत कम है. इस कारण से कॉपर भी हो, कॉपर का यूज़ किया जाता है जहाँ हम लोग को इम्पोर्टेंट चीज़ होता है, जहाँ कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा मैटर करता है ना. और बेसिक अगर आप देखिएगा कि नॉर्मल डे टू डे लाइफ में अगर आप केबल देखिएगा बाहर जाके, जितना भी वायर होता है केबल का, जो हम लोग का ट्रांसमिशन वायर होता है, उसमें मैक्सिमम बनता है एल्यूमिनियम का है ना. एल्यूमिनियम के साथ भी मटेरियल मिक्स होता है, लेकिन आप एल्यूमिनियम मेनली उसको जानिए कि एल्यूमिनियम के कारण वो बनता है ना. ये उसका प्रॉपर्टी हुआ. अब ये हुआ कंडक्टर का प्रॉपर्टी. अब आइए आगे आप, इंसुलेटर क्या हुआ. जैसे कंडक्टर आप बताया आपको कि उसका कंडक्टिविटी बहुत हाई होता है ना. और कंडक्टर के बारे में और भी हम लोग डिटेल पढ़ेंगे. जैसे सेमी कंडक्टर, उसको वैलेंस बैंड होता है, उसके बाद फिर आपको कंडक्शन बैंड होता है. तो ये सब चीज़ हम लोग आगे का चैप्टर में पढ़ेंगे है ना, जिसमें आपको सब सेमी कंडक्टर प्रॉपर्टीज भी पढ़ाया जाएगा है ना. बैंड शुरू होगा तो वो सभी पढ़ना है आगे है ना. तो अभी बेसिक ये डेफिनेशन के लिए आप इतना रखिए कि कंडक्टर वो होता है जो बहुत इजीली फ्लो कर रहा देता है अपने से करंट. अब उस तरह इंसुलेटर, इंसुलेटर क्या होता है, ये भी बॉडी है, अ बॉडी इन विच इलेक्ट्रिक चार्ज कैन नॉट फ्लो इज कॉल्ड एन इंसुलेटर और डाइलेक्ट्रिक है ना. डाइलेक्ट्रिक भी वही होता है. देखिए डाइलेक्ट्रिक का प्रॉपर्टी हम आप लोग को बताएंगे बाद में. डाइलेक्ट्रिक क्या क्या काम करता है ना. बेसिक आप ये याद रखिए कि अ बॉडी इन विच इलेक्ट्रिक चार्ज कैन फ्लो इज कॉल्ड, कैन नॉट फ्लो, सॉरी, कैन नॉट फ्लो इज कॉल्ड इंसुलेटर, दैट इज डाइलेक्ट्रिक. फॉर एग्जाम्पल, आप एग्जाम्पल देखिए, ग्लास हुआ, वुल हुआ, रबर हुआ, प्लास्टिक हुआ, ये सब है ना. कहने का मतलब है इंसुलेटर वो प्रॉपर्टी होता है बॉडी का जिसे के थ्रू वो पास नहीं करने देता है ना. जितना जल्दी हो सके वो अपने से पास नहीं होने देता है इलेक्ट्रॉन को, चार्जेस को है ना. ये इंसुलेटर की प्रॉपर्टी को, उसका एग्जांपल आप याद रखिए है ना. अब थर्ड आता है सेमीकंडक्टर. सेमीकंडक्टर क्या होता है ना.
इसका कंडक्टिविटी आप देखिएगा तो ये हुआ कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में ये आता है सेमीकंडक्टर। सबसे ज्यादा कंडक्टिविटी होगा आपका कंडक्टर का, फिर सेमीकंडक्टर, फिर इंसुलेटर, है ना। सेमीकंडक्टर उस तरह का मटेरियल होता है जो कि अपने से करंट को पास करने देता है, लेकिन फिर भी वो अमाउंट होता है वो बहुत कम होता है, कंडक्टर से बहुत कम है। हम लोग हर बार जैसे कि जो फ्लो हम लोग को बता रहे हैं कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, तो क्या होता है हमेशा एक कंपैरिजन टर्म है ना, वो क्वांटिटेटिव टर्म है, हम लोग कंपैरिजन में करते हैं। जैसे कि अगर हम लोग एक पर्टिकुलर बॉडी को बता रहे हैं कि वो कंडक्टर है या वो पास करने दे रहा है करंट को, तो वो किसी के टर्म्स में होता है ना। तो वो यही हुआ कि हम लोग कंडक्टर के सब कंपैरिजन करेंगे सेमीकंडक्टर को, तो वो कंडक्टर का कंडक्टिविटी ज़्यादा होगा और सेमीकंडक्टर उससे कम होगा, है ना। और इंसुलेटर हुआ सबसे कम होगा उसका, है ना। कुछ इसका एग्जाम्पल आप देख लीजिए, जैसे सिलिकन हुआ, जर्मेनियम हुआ, है ना। सिलिकन हुआ, जर्मेनियम हुआ, ये सब होता है आपका सेमीकंडक्टर्स में आता है ना। जो भी हम लोग देखते हैं आज फोटोवोल्टाइक सेल होता है इसका एग्जांपल, जो जहाँ जहाँ यूज होता है सेमीकंडक्टर्स का, यूज्ड फॉर फोटोवोल्टाइक सेल, सोलर सेल, बैटरीज, मोबाइल, मोबाइल, लैपटॉप, ये हुआ इसका एग्जांपल। ऐसा सेमीकंडक्टर का इमेंस एग्जांपल है ना। उसी तरह से अगर हम लोग कंडक्टर का यूजेज बता दें, इसका यूज है conductors are used in cables, transmission cables, wires, wires, appliances, etc. ये हुआ, है ना। आगे सेमीकंडक्टर का प्रॉपर्टी हो गया, है ना। सब्सटेंस, इसका डेफिनेशन देखिए, सब्सटेंसेस विच आर इंटरमीडिएट बिटवीन कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स आर कॉल्ड सेमीकंडक्टर्स, है ना। इसके बीच में हुआ, है ना, कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में आपका सेमीकंडक्टर हुआ, यही इसमें बता रहा है डेफिनेशन में। substances which are intermediate between conductor and insulator are called semiconductors. For example, silicon, germanium, है ना, ये मेनली दो मेटल होता है ना, सेमीकंडक्टर्स के लिए, है ना। ये यूज किया जाता है, हम लोग पीरियोडिक प्रभाव केमिस्ट्री में पढ़े होंगे, है ना। तो पीरियोडिक प्रॉपर्टी पी ब्लॉक एलिमेंट्स में इनका प्रॉपर्टी आता है, आप देख लीजिएगा कि कौन सा मेटल होता है ना। सेमीकंडक्टर जर्मेनियम का ग्रुप रहता है, उसमें इसका प्रॉपर्टी आ जाएगा, ये देख लीजिए। अब देखिए, अब हम लोग को जो इसमें पढ़ना है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, है ना, मेन टाइप जो हम लोग को पढ़ना है, टाइप ऑफ चार्जिंग।
कहने का मतलब है किसी भी, हम लोग तो ये डिफाइन कर लिए कि एक पर्टिकुलर चार्ज होता है ना। चार्ज कैसे क्वांटाइज किया जाता है, कैसे हम लोग को डिटेक्ट किया जाता है, वो हम लोग को पता चल गया पिटबॉल इलेक्ट्रोस्कोप से। इलेक्ट्रोस्कोप होता है डिवाइस जो चार्ज को डिटेक्ट करता है। अब कहने का मतलब ये है कि अब चार्जिंग किस किस तरह से होता है, एक पर्टिकुलर बॉडी हुआ है ना, वो न्यूट्रल बॉडी होता है। मेनली जो भी ऑब्जेक्ट हुआ है ना, वो जनरली न्यूट्रल बॉडी होता है ना, न्यूट्रल बॉडी होता है। अब कहने का मतलब उसमें चार्ज कैसे डेवलप करता है, उसको मेथड क्या है कि चार्जिंग का, है ना, कैसे एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को हम लोग चार्ज कर सकते हैं। तो पहला हुआ बाय रबिंग मेथड। इसमें क्या होता है कि व्हेन वी रब टू सब्सटेंस then due to the friction heat is produced। कहने का मतलब आपको पता है जैसे कि चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, है ना। तो होता क्या है रबिंग मेथड में कि दो ऑब्जेक्ट को हम लोग एक दूसरे से रब करते हैं, है ना। रबिंग से क्या होता है कि एक ऑब्जेक्ट है ना वो हाईली चार्ज हो जाता है, तो क्या करता है चार्ज अपने लूज करता है ना, और एक होता है गेन करता है। तो दोनों में से चार्ज डिवीजन होता है एक दूसरे से। इस कारण से क्या होता है एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, दोनों ऑब्जेक्ट चार्ज हो जाते हैं, एक पॉजिटिवली चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज हो जाता है ना। उसके बारे में हम लोग को बताएंगे आगे। तो बाय पहला मेथड हुआ बाय रबिंग, है ना। when we rub two substances then due to the friction, इसमें क्या होता है फ्रिक्शन चाहिए। देखिए जो भी एक ऑब्जेक्ट एक न्यूट्रल ऑब्जेक्ट है, अगर वो अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है ना, तो उसको एनर्जी चाहिए। तो एनर्जी कहाँ से मिल रहा है उसको, वो जो एनर्जी हम लोग आप पढ़े हुए केमिस्ट्री में, है ना, तो एनर्जी यहाँ पर मिल रहा है फ्रिक्शन से, फ्रिक्शन हीटिंग से, फ्रिक्शन हीटिंग। देन वन ऑफ द सब्सटेंस, अभी जो बताए हम लोग, देन वन ऑफ द सब्सटेंस absorbs that heat and emits electron। कहने का मतलब एक दो ऑब्जेक्ट को हम लोग रब कर रहे हैं, तो हीटिंग के कारण क्या हो रहा है, फ्रिक्शन के कारण हीटिंग हो रहा है। अब हीटिंग से क्या हो रहा है कि एक ऑब्जेक्ट वो लूज कर रहा है इलेक्ट्रॉन, है ना, इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है। एंड द सेकेंड वन एब्सॉर्ब्स द इलेक्ट्रॉन। जो पहला वाला लूज किया है ना, क्योंकि कॉन्टैक्ट में है, तो वो दूसरा गेन कर रहा है ना। द वन विच emits the electron, due to the lack of electron it becomes positive, वो पॉजिटिव चार्ज हो जाता है। जो इलेक्ट्रॉन ड्यू टू द लैक, द वन विच एमिट्स द इलेक्ट्रॉन ड्यू टू द लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन इट बिकम्स पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, वो पॉजिटिव हो गया है ना, क्योंकि वो लूज कर दिया इलेक्ट्रॉन अपना। अब दूसरा चार्ज सब्सटेंस, एंड द सेकेंड वन ड्यू टू द एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन बिकम्स नेगेटिव चार्ज सब्सटेंस, है ना, वो नेगेटिव चार्ज हो जाता है। कहने का मतलब है दूसरा जो उसको गेन करता है जिसमें एक्सेस इलेक्ट्रॉन हो गया है ड्यू टू द नेगेटिव चार्ज सब्सटेंस, इट इज कॉल्ड नेगेटिव चार्ज, है ना। कहने का मतलब ये हो गया कि एक हो जाता है हम लोग को पॉजिटिव चार्ज, जो लूज कर लिया है इलेक्ट्रॉन, है ना, वो पॉजिटिव हो गया, और जो गेन कर लिया है वो नेगेटिव हो गया, क्योंकि पहले से वो लोग दोनों न्यूट्रल था। तो एक गेन कर रहा है तो वो नेगेटिव हो चार्ज हो जा रहा है उसमें डेवलप, और एक होता है पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जा रहा है ना। अब देखिए अब एक टेबल है रिप्रेजेंट्स द नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज व्हेन इट इज रब्ड। आगे टेबल देखते हैं हम लोग। अब देखिए पॉजिटिव चार्ज का एग्जांपल और नेगेटिव चार्ज का एग्जांपल। पहला हुआ ग्लास रॉड, है ना। अगर ग्लास रॉड को सिलिकॉन क्लॉथ से हम लोग रब करेंगे, कहने का मतलब ये एक ग्लास रॉड हुआ, ये ग्लास रॉड रखिए, है ना। अब एक सिलिकॉन क्लॉथ हुआ, सिल्क क्लॉथ, आपस में इन लोग रब करेंगे हम लोग, है ना, तो चार्ज डेवलप होगा। इसमें क्या होगा चार्ज, इसमें पॉजिटिव चार्ज डेवलप कर जाएगा, और इसमें नेगेटिव डेवलप कर जाएगा, है ना। ये हो गया आफ्टर रबिंग। आफ्टर रबिंग कई कंडीशन हो जाएगा, वो चार्ज डेवलप हो जाएगा। अब उसी तरह से जैसे एग्जांपल हुआ ग्लास रॉड और सिल्क का,
सिल्क क्लॉथ उसी तरह से होता है वुलन, सेम होता है वुलन क्लॉथ और अम्बर क्लॉथ को, है ना, सेम एग्जांपल वही होगा, है ना, ये एक वुलन क्लॉथ हुआ, एक एम्बर क्लॉथ हुआ। अब वो दोनों में से भी सेम तरह का चार्ज डेवलप हो जाएगा आपको कहने के लिए, है ना, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज, है ना, ये हुआ एग्जांपल आपका। अब आगे देखते हैं। अब दूसरा मेथड हुआ बाय कांटेक्ट, बाय कांटेक्ट मेथड, है ना, अब दूसरा मेथड ये हुआ बाय कांटेक्ट। बाय कांटेक्ट मेथड, है ना, when two identical shape and size conductor touches each other where one of the conductor is charged and the second one is neutral, है ना, then by touching the charge will transfer from charge, then by touching charge will be transferred from charged conductor to neutral, from charged conductor to neutral conductor, and by this both will have same charge। कहने का मतलब है, इसका एग्जांपल हम आपको दिखा रहे हैं, जैसे एक पर्टिकुलर ये बॉडी हुआ, है ना, ये हुआ आपका कहने का पॉजिटिव चार्ज, है ना, और एक और ऑब्जेक्ट है इसके पास, ये न्यूट्रल है, ये पॉजिटिव चार्ज, चार्ज, ये न्यूट्रल। अभी क्या है, ये दोनों सेपरेटेड है ना, दोनों सेपरेटेड है, ठीक है, एक पॉजिटिव चार्ज है एक नेगेटिव चार्ज है, दोनों आपस में सेपरेटेड है। अब क्या होगा कि हम लोग इसको कांटेक्ट करवा दिए, कांटेक्ट हो गया, इसमें पॉजिटिव चार्ज था, है ना, तो क्या होगा कि ये ऑब्जेक्ट से ये इस ऑब्जेक्ट में भी चार्ज ट्रांसफर होगा। When in contact, a charge transfer takes place। अब क्या होगा कि ये चार्ज पर ट्रांसफर हो जाएगा, तो इसमें भी कुछ पॉजिटिव चार्ज डेवलप कर जाएगा, है ना, तो चार्ज कुछ ट्रांसफर उसको कर देगा, है ना, तो ये होता है बाय कांटेक्ट मेथड। पहला क्या मेथड हुआ, बाय रबिंग, अगर दो ऑब्जेक्ट को हम लोग रब करते हैं एक दूसरे से, ड्यू टू द फ्रिक्शन हीट डेवलप होता है, जिस कारण क्या हुआ कि एक ऑब्जेक्ट में पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया जो लूज किया इलेक्ट्रॉन, और दूसरा जो गेन किया उसमें इलेक्ट्रॉन डेवलप हो गया, इलेक्ट्रॉन जो गेन किया उसमें नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया, है ना, ये हुआ पहला केस। अब दूसरा हुआ बाय कांटेक्ट, कहने का मतलब है कि अगर एक ऑब्जेक्ट है ना उस वो चार्ज है, अब दूसरा ऑब्जेक्ट है न्यूट्रल है, कहने का मतलब उसमें कोई चार्ज नहीं है ना, जीरो चार्ज, है ना, तो वो क्या हुआ, एक ऑब्जेक्ट अगर चार्ज डेवलप उसमें है और उसको अगर हम लोग कांटेक्ट करा दिए एक ऑब्जेक्ट से जो न्यूट्रल है ना, तो दोनों में चार्ज डेवलप हो जाएगा, दूसरा में भी चार्ज डेवलप हो जाएगा, है ना, ये होता है हम लोग बाय कांटेक्ट। अब थर्ड मेथड आइए बाय इंडक्शन मेथड, ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ना, व्हेन when charged body brings nearer to a conductor, then due to the attraction of unlike charges, है ना, unlike charges accumulate at the closer surface of the conductor, and due to the repulsion like charges accumulated at near surface, है ना, इसको एग्जांपल से हम समझा रहे हैं आपको। दिस टेम्पररी इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ द कंडक्टर, कहने का मतलब ये टेम्पररी होता है ना, ऑफ इलेक्ट्रिक इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। इसके लिए हम बताते हैं आपको, हाँ देखिए, कहने का मतलब एक बॉडी है, स्फीयर सर्कल मान लीजिए आप, या प्लेट मान लीजिए,
इसमें मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज है ना, और एक दूसरा ऑब्जेक्ट है ये, एक और ऑब्जेक्ट, एक प्लेट हुआ, प्लेट वन मान लीजिए, ये प्लेट टू है। अब क्या हुआ कि पहला प्लेट है वो पॉजिटिवली चार्ज है, पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है ना। अब इसमें क्या होगा कि ये, और दूसरा प्लेट पर, दूसरा प्लेट न्यूट्रल चार्ज है, तो न्यूट्रल चार्ज है। दोनों को, एक प्लेट पॉजिटिव चार्ज है, एक न्यूट्रल चार्ज है। अब क्या हुआ कि ये दोनों सेपरेटेड है, पहले बात है ये दोनों सेपरेटेड है एट लार्ज डिस्टेंस। तो एज इट इज रहेगा, वो पॉजिटिव चार्ज डेवलप रहेगा उसमें है ना, और ये न्यूट्रल रहेगा। अब क्या हुआ, अब दूसरा ऑब्जेक्ट हुआ, इसको हम लोग इसका क्लोज ले आए, क्लोज विसिनिटी में हम लोग ले आए प्लेट टू। पॉजिटिव चार्ज है, हम लोग इसको क्लोज ले आए हैं। अब क्या होगा कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो अपने इंड्यूस करेगा, हम लोग क्या कांटेक्ट नहीं है इसमें, देख लीजिए ये कांटेक्ट नहीं है, नॉन कांटेक्ट। कहने का मतलब है दोनों के बीच में कांटेक्ट कोई नहीं है, दोनों अलग अलग है, लेकिन क्या है एक दूसरे के पास है, इसका क्लोज विसिनिटी में आ गया है। अब क्या है, ये पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज, अपोजिट चार्ज इंड्यूस करेगा। अगर ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव करेगा, और अगर ये नेगेटिव रहता है ना, पहला प्लेट वन अगर नेगेटिव चार्ज रहता तो ये पॉजिटिव इंड्यूस करता, अपने अपोजिट चार्ज इंड्यूस करेगा। पहला जो हुआ क्लोज ऑब्जेक्ट should be placed in vicinity। दूसरा अपोजिट चार्ज इज इंड्यूस्ड, ये हुआ। और तीसरा द इंड्यूस्ड चार्ज इज ऑफ टेम्पररी इन नेचर। ये तीन चीज हम लोग को याद रखना है इंडक्शन में है ना। पहला क्या होता है कि ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड इन क्लोज विसिनिटी, क्लोज विसिनिटी कहने का मतलब है उसके आसपास आके आपको, हम लोग को ऑब्जेक्ट को बसाना है ना। दूसरा चीज क्या हुआ कि अपोजिट चार्ज डेवलप, जैसे यहाँ पर था प्लेट वन में अगर पॉजिटिव चार्ज था तो वो नेगेटिव इंड्यूस किया, अगर नेगेटिव चार्ज रहता तो वो पॉजिटिव इंड्यूस करता, अपोजिट चार्ज इंड्यूस किया। तीसरा द इंड्यूस चार्ज इज ऑफ टेम्पररी नेचर, कहने का मतलब है उसका नेचर टेम्पररी है ना। वो क्या होता है, जैसे कि हम लोग अभी प्लेट हम लोग से क्लोज है, दोनों प्लेट आपस में क्लोज है, तो टेम्पररी चार्ज डेवलप होगा। और अगर वो हट गया है ना, अगर हम लोग दूर ले गए वापस उसको, प्लेट वन को अगर हम लोग सेपरेट कर दिए बहुत ज़्यादा दूर है ना, डिस्टेंट कर दिए, मेनी टाइम्स, तो क्या होगा, जो ये नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हुआ है ये फिर से न्यूट्रल हो जाएगा है ना, क्योंकि इसका इंडक्शन, क्योंकि कहने का मतलब ये पॉजिटिव उसको इंड्यूस कर रहा है, इंड्यूस इन द सेंस की फोर्स कर रहा है उसको कि आप अपना नेचर चेंज कीजिए, नेगेटिव चार्ज इंड्यूस कीजिए है ना। और अगर वो नहीं इंड्यूस कर पाएगा है ना, अगर क्लोज रहेगा तो उस पर प्रेशर रहेगा,
और अगर सेपरेटेड हो गया लार्ज डिस्टेंस से तो वो नॉर्मल हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, है ना। ये हुआ इंडक्शन का प्रॉपर्टी, है ना। अब आगे इसका डेफिनेशन हम लोग देख लेते हैं क्या है कि इंडक्शन व्हेन द चार्ज बॉडी ब्रिंग नियर टू द कंडक्टर, कहने का मतलब दोनों के पास हम लोग ले आए, है ना। देन ड्यू टू द अट्रैक्शन, अट्रैक्शन हुआ दोनों के बीच में, अट्रैक्शन हुआ ऑफ अनलाइक चार्ज, अनलाइक कहने का मतलब है कि एक पॉजिटिव है, अनलाइक कहने का मतलब हुआ एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव, ठीक हुआ। अनलाइक चार्ज, अनलाइक चार्ज accumulate at closer surface of the conductor, कहने का दोनों क्लोजर है, क्लोजर सरफेस, एंड ड्यू टू द रिपल्शन like charges accumulated at near the surface, this temporary, temporary nature है, electrification of a conductor is called electrostatic induction। अब इसका एग्जांपल बहुत सारा है हम लोग को है, इंडक्शन हम लोग को डिवाइस होता है वो कैपेसिटर में यूज होता है, एग्जांपल हुआ इन कैपेसिटर, ट्रांसफार्मर, ईटीसी, ये सब इंडक्शन डिवाइस हो गया, है ना। आगे आइए, अब क्या है कि बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस, अब चार्जेस का हम लोग को बेसिक प्रॉपर्टी क्या होता है, बेसिक प्रॉपर्टी हम लोग को जानना है चार्ज का क्या होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज का पहला प्रॉपर्टी एडिटिव ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, है ना। अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी इफ अ सिस्टम contains n charges, n number of charges, q1 q2 q3 q4 ऐसे करते करते q5 से n number of charges हुआ, then the total charge of the system is q1, हम लोग क्या होता है जो टोटल चार्ज हुआ q1 इज इक्वल टू q1 प्लस q2 प्लस q3 प्लस q4 प्लस q5, है ना। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हम लोग को एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी हुआ चार्जेस का एडिटिव नेचर, चार्जेस होता है हमेशा एडिटिव नेचर है, कहने का मतलब एक क्लोज सरफेस हुआ, है ना। कहने का मतलब यहाँ पर आप देख लीजिए एक ये स्फेयर हुआ, है ना, यहाँ पर Q1 चार्ज है, Q2 चार्ज है, Q3 चार्ज है, Q4 चार्ज है, Q5 चार्ज है ना। अब क्या है क्या हम ये क्या हुआ जो अब हम लोग अगर टोटल चार्ज निकालना है, अगर टोटल चार्ज इस बॉडी का निकालना है, चार्ज बॉडी का, तो क्या करना हम लोग को सिंपली ऐड कर देना Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q5, ये होता है एडिटिव प्रॉपर्टीज, है ना, चार्जेस आर एडिटिव। तो सिंपल एडिशन होता है Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 Q5 होता है। चार्ज हैज मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन, कहने का मतलब स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर वेक्टर आपने पढ़ा है ना। तो चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है, इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है ना। इस कारण से वो सिंपल एडिशन हो रहा है, Q1 Q2 Q3 हम लोग ऐड कर दे रहे हैं डायरेक्टली सिंपली, इस कारण से क्योंकि ये एडिटिव नेचर है और इसका डायरेक्शन नहीं होता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, तो इसका मैग्नीट्यूड सिंपली ऐड हो जा रहा है ना। प्रॉपर साइन हैव टू बी यूज्ड व्हाइल एडिंग द चार्जेस इन द सिस्टम, कहने का मतलब है कि अगर पॉजिटिव चार्ज है Q1 और एक Q2 है नेगेटिव चार्ज, तो अगर हम लोग टोटल चार्ज निकालना है Q इज इक्वल टू Q1 प्लस माइनस हम लोग को नेगेटिव चार्ज करना पड़ेगा, दोनों का डायरेक्शन हम दोनों का साइन हम लोग को याद रखना पड़ेगा, है ना। एक अगर पॉजिटिव है तो हम लोग को उसको साइन के साथ हम लोग को लेना है, तब ऐड करना है। ये पॉजिटिव चार्ज है Q1, जो नेगेटिव चार्ज है, तो टोटल चार्ज होगा प्लस Q1 प्लस माइनस Q2, है ना, ये होगा इसका टोटल चार्ज। तो प्रॉपर साइन हैव टू बी यूज व्हाइल एडिंग द चार्जेस इन द सिस्टम, ठीक है। अब कहने का मतलब ये हुआ आपका एडिटिव प्रॉपर्टी, दूसरा प्रॉपर्टी हुआ चार्जेस आर कंजर्व। चार्जेस आर कंजर्व, अब इसका क्या मतलब हुआ, डेफिनेशन देखिए,
According to this property, no new charge either created or destroyed. Total magnitude of the charge in initial and the final condition is equal. कहने का मतलब है कि चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, है ना. सिंपल यही वो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, है ना. आप ये याद रखिए, कंजर्व इट फॉलोज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज. ऑफ चार्ज ये होता है ना. According to this property, no new charge is either created or destroyed. Charge can neither be created nor be destroyed, है ना. अगर कोई चार्ज बनता भी नहीं है, neither new charges either created or destroyed. Total magnitude of the charge in initial and final condition is equal. कहने का मतलब एक ऑब्जेक्ट के पास अगर टोटल q चार्ज है ना, तो फाइनली जो भी ऑपरेशन के बाद उसका चार्ज q1 ही रहेगा, q ही रहेगा टोटल चार्ज. पहले इनिशियल में अगर क्यू चार्ज था तो फाइनल में भी वो चार्ज क्यों ही रहेगा, है ना. इतना कैन नाइदर बी क्रिएटेड, जो भी तरह का ऑपरेशन इसमें किया जाए फाइनल वो चार्ज पहले अगर इनिशियल क्यू था फाइनल में भी क्यू ही होगा. यही सब प्रॉपर्टी हम लोग को यूज होता है जो करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर हम लोग पढ़ते हैं कि चार्ज जो फ्लो करता है तो जो पर्टिकुलर एक करंट हम लोग वायर से निकल रहा है. कहने का मतलब अगर ये पर्टिकुलर एक कंडक्टर, तो इसमें अगर 1 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है ना, तो फाइनल यहाँ से जो आएगा वो भी 1 एम्पियर आएगा. ये क्यों किस लिए होता है, अगर एंटर कर रहा है अगर 1 एम्पियर एक पर्टिकुलर वायर है ए टू बी रखिए, ए से बी इसका हुआ लेंथ, है ना, लेंथ एल वायर है. कहने का मतलब है अब उसमें अगर एंट्री हम लोग का एंट्री पॉइंट ए है, ए में अगर 1 एम्पियर चार्ज आ रहा है, करंट फ्लो कर रहा है, एंटर कर रहा है, तो वो 1 एम्पियर ही करंट निकलेगा. यही प्रॉपर्टी हम लोग को फॉलो होता है करंट इलेक्ट्रिसिटी में, जिस कारण से हम लोग करंट निकालते हैं किसी भी पर्टिकुलर नेटवर्क का, है ना. कहने का मतलब अगर चार्ज कंजर्व नहीं होता तो हो सकता है हाँ रेजिस्टेंस के कारण कुछ लॉस होता है, वो एक अलग चीज़ है. लेकिन जितना करंट अगर आपका फ्लो कर रहा है वो करंट उतना फ्लो कर रहा है ना, उसमें कोई तरह का ना ही डिस्ट्रक्शन होगा ना अलग से एक चार्ज क्रिएट होगा. ये आपको जानना है, ये याद रखना है. ठीक है, ये हुआ 2 चीज. अब तीसरा हुआ ये चार्ज आर कंजर्व्ड, ये प्रॉपर्टी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है. अब तीसरा इंपॉर्टेंट है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, है ना, ये भी इंपॉर्टेंट है. क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है? इट इज established that all free charges are integral multiple, all free charges are integral multiple of the basic unit of the charge denoted by E. E किसका सिंबल होता है? इलेक्ट्रॉन का. इलेक्ट्रॉन का चार्ज हम लोग इसी से डिफाइन करते हैं. इलेक्ट्रॉन electron. So it establishes that all free charges are integral multiple of basic unit of the charge denoted by E. Thus, charge Q on a body always given by Q is equal to N into E. कहने का मतलब है कि जब भी एक चार्ज होता है, जितना भी चार्ज बॉडी में होता है वो इंटीग्रल मल्टीपल होता है ई का. ई हुआ हम लोग का इलेक्ट्रॉन से डिनोट करते हैं इलेक्ट्रॉन का पे जितना चार्ज हुआ, है ना. और अगर एन नंबर ऑफ चार्ज है उसमें तो सिंपली अगर हम लोग को टोटल चार्ज निकालना है तो क्यू इज इक्वल टू एन ई होता है. क्यू इज इक्वल टू हम लोग सिंपली एन ई कर देंगे. अब ई क्या है? इलेक्ट्रॉन में जितना चार्ज होता है एक इलेक्ट्रॉन में, और एन है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या नंबर ऑफ चार्ज. चार्ज, है ना, ये होता है. एन इज इंटीग्रल मल्टीपल, उसका वैल्यू क्या होता है? 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 कूलम. ये E इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 90 कूलम. ये चार्ज होता है. दिस फैक्ट इज कॉल्ड क्वांटाइजेशन ऑफ नंबर या क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज आप याद कर सकते हैं.
इसको हम लोग बोलते हैं क्वांटाइजेशन। कहने का मतलब है कि हम लोग क्वांटिटी डिफाइन कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन के साथ या चार्जेस के साथ, हम लोग क्वांटिटी डिफाइन कर रहे हैं कि एक पर्टिकुलर टोटल चार्ज है तो उसमें कितना चार्ज होना चाहिए, कितना टोटल करंट है, या टोटल कितना चार्जेस है इसमें, है ना। तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज को ही हम लोग लेते हैं बेसिक। तो ई का हम लोग को वैल्यू पता है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, है ना। उसको Q इज इक्वल टू टोटल एन। अब कहने का मतलब है कि आप देख लीजिए एग्जांपल से हम बता दे रहे हैं प्रॉपर्टी। कहने का मतलब है इफ a body has ten to the power 10 number of charges, then find total charge present in that body। यहाँ पर क्या है कहने का मतलब, इसमें क्या दिया, क्या है, इफ अ बॉडी हैज अ 10 into the power 10 नंबर ऑफ चार्जेस, है ना, देन फाइंड द चार्जेस प्रेजेंट इन दैट बॉडी। ठीक है, कहने का मतलब यहाँ पर ई का वैल्यू हम लोग को पता ही है, हम लोग को टोटल क्यू चार्ज निकालना है। तो Q इज इक्वल टू एन इंटू ई, हम लोग को प्रॉपर्टी पता था, है ना। यहाँ पर एन का वैल्यू दिया हुआ है 10 to the power 10, है ना। ई का वैल्यू हम लोग को पता है 1.6 इंटू 10 to power -19 कूलम, है ना। अब टोटल चार्ज आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं 10 to the power 10 इंटू 1.6 इंटू 10 to power -19 कूलम। अब इसको सिंपल कैलकुलेशन आपको करना है, 1.6 इंटू 10 पावर 10 और 10 पावर -19, तो ये माइनस हो जाएगा 10 टू द पावर -9 बचेगा। ये हो गया आपका टोटल चार्ज। तो सिंपल ये चीज़ है, हम लोग को याद रखना है ना। ये चीज़ हो गया, अब आगे चलना है। अब कुलम्स लॉ क्या होता है ना, ये हम लोग को देख लीजिए। उतना दूर तक हम लोग का जो टॉपिक था वो हम लोग बेसिक्स जान रहे थे कि चार्जेस होता क्या है ना, कि चार्ज कैसे होता है, उसका क्वांटाइजेशन, सब प्रॉपर्टीज जो पीछे हम लोग पढ़ाए हैं, ये सब तीनों प्रॉपर्टीज वेरी इंपॉर्टेंट है ना। ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में, कम्पिटिटिव एग्जाम में ये इजीली आपसे पूछ लिया जाएगा, है ना। इसको इसी को कन्वर्ट करके या थ्योरी का फॉर्म में या किसी और फॉर्म में ये पूछ लेता है तीनों। तो तीनों बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। पहला एडिटिव ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, दूसरा चार्जेस आर कंजर्व, तीसरा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ये तीन प्रॉपर्टी हुआ। अब देखिए, आइए आगे, कुलम्स लॉ। कुलम्स लॉ क्या होता है, अब अभी तक हम लोग जितना जाने वो बेसिक चार्ज के बारे में जानते हैं। अब कहने का मतलब है कि एक पर्टिकुलर बॉडी में, है ना, क्योंकि अभी तक तो चार्ज सिंपल था, अब क्या है कि एक कॉम्प्लेक्स बॉडी अगर आ गया, है ना, या एक से ज़्यादा बॉडी आ गया, तो उसमें हम लोग को चार्ज, टोटल चार्ज अगर हम लोग को निकालना है, या उसमें फोर्स निकालना है कि एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, है ना, जो चार्ज है, और दूसरा पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट जो चार्ज है, वो दोनों एक दूसरे पे क्या इफेक्ट डाल रहा है या क्या फोर्स डाल रहा है, क्या इंटरेक्शन है उसके बीच में, वो हम लोग को स्टडी करना है, वो कुलम्स लॉ से होता है। कुलम्स लॉ क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू द कुलम्स लॉ, इफ टू चार्जेस, टू चार्जेस, हम लोग सिंप्लिसिटी के लिए दो चार्ज ले रहे हैं Q1 एंड Q2, आर केप्ट एट आर डिस्टेंस। कहने का मतलब है कि दो चार्ज है Q1 और Q2, हम लोग दो चार्ज ले रहे हैं, है ना। अभी साइन पे मत जाइए चार्ज का, पर्टिकुलर सिर्फ हम लोग देख रहे हैं चार्ज क्या है, Q1 और Q2 हम लोग चार्ज दिए, पॉजिटिव नेगेटिव ये सब हम लोग को आगे कंसिडर करेंगे। अब सिर्फ सिंपल चार्ज देखिए, Q1 और Q2 दो चार्ज हुआ, और दोनों एक दूसरे से आर डिस्टेंस पे सेपरेटेड है ना। तो आगे का क्या हो सकता है, ये उसका प्रॉपर्टी हम लोग आगे फिर पढ़ते हैं। देन forces between these two charges is first directly proportional to the product of the two charges। it means F is equals to Q1 into Q2, है ना, पहला हो गया। दूसरा reciprocal of the square of the distance between these two charges, it means F is equals to 1 by r square। कहने का मतलब ये है,
एक ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए Q1, एक है Q2 चार्ज। ऑब्जेक्ट है जिसका Q1 चार्ज है, एक था, एक Q2 चार्ज है। अब ये दोनों r डिस्टेंस से सेपरेटेड है ना, दोनों r डिस्टेंस से सेपरेटेड है। अब इसका कहने का मतलब है कूलम्स लॉ क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, फोर्स फोर्स अब दोनों एक दूसरे के विसिनिटी में है। अगर एक दूसरे के फील्ड में, फील्ड के बारे में हम लोग आगे भी जानेंगे, अगर एक ऑब्जेक्ट पर्टिकुलर ऐसे डिस्टेंस में है, इतना डिस्टेंस में है कि एक दूसरे पे वो इफेक्ट डाल दे, अगर इन्फिनाइट है तब तो कोई बात नहीं है कि अगर एक दूसरे से टोटल आइसोलेटेड है या बहुत ज़्यादा हाई डिस्टेंस में है तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर वो क्लोज ऐसा डिस्टेंस में है, दोनों आर ऐसा डिस्टेंस है जो कि सामने वो लोग आया है और एक दूसरे पे इफेक्ट डाल सकता है, तो अगर हम लोग वही डिस्टेंस मान रहे हैं आर, है ना, तो दो ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट के बीच में चार्ज Q1 है, एक Q2 है, और दोनों के बीच में सेपरेशन आर है। तो कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, तो एक ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट इस ऑब्जेक्ट में फोर्स डालेगा, ये इस पे एक दूसरे पे फोर्स डालेगा, है ना, तो वो फोर्स क्या होगा, एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा दोनों का प्रोडक्ट का, Q1 इंटू Q2, ये होगा पहला चीज। और दूसरा एफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा उसका रेडियस का स्क्वायर का, ये दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है ना, वो दोनों का स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शनल, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ये होगा। अब टोटल क्या होता है, टोटल हम लोग इसमें अगर सम करेंगे तो एफ इज इक्वल टू, एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर। अब क्या है कि हम लोग को ये डायरेक्टली ये हो गया कूलम्स लॉ का फॉर्मूला। अब इस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल को अगर हम लोग इक्वल करना चाहेंगे तो एक हम लोग का कांस्टेंट आ जाएगा, वो कांस्टेंट हो जाएगा के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ये टोटल फार्मूला हो गया इसका। आर स्क्वायर, ठीक है, ये के आ गया। अब के का वैल्यू क्या होता है, के इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया प्रॉपर्टी इसका टोटल, है ना, ये जान लीजिए कूलम्स लॉ। अब उसी में वो डेफिनेशन दे रहा है, यही इसमें दिखा हुआ है, अकॉर्डिंग टू द कूलम्स लॉ इफ टू चार्जेस Q1 and Q2 are kept at a distance r, then force between these two charges is directly proportional to the product of the charges. It means F is equal to Q1 into Q2, है ना, and reciprocal of the square of distance between these two charges, it means F is inversely proportional to 1 by r square, है ना। by combining, अगर दोनों हम लोग combine किए थे जैसा अभी हम बताए, F directly proportional to Q1 into Q2 when K is a constant, और F इज इक्वल टू के Q1 Q2, प्रोपोर्शनलिटी का जो साइन हटना है, प्रोपोर्शनलिटी का जो साइन हटा तो के आ गया। अब के का वैल्यू क्या है, के इज इक्वल टू हम लोग बताए थे आपको, के इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना। अब के का वैल्यू क्या हुआ, 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, के इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ठीक है, ये प्रॉपर्टी हुआ। ये दोनों का इसका प्रॉपर्टी आपको जान गया, है ना। अब कहने का मतलब है कि के का क्या वैल्यू, अब यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट क्या हुआ है, एप्सिलॉन नॉट हुआ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस।
कहने का मतलब एक पर्टिकुलर हम लोग मीडियम भी इसमें डिपेंड करता है कि दो चार्ज अगर एक दूसरे से सेपरेटेड है तो उसके बीच में डिस्टेंस क्या है ना, दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या होगा, क्या उसका प्रॉपर्टी होगा, है ना, वो भी हम लोग को कंसिडर करना रहता है। तो वो हम लोग को देखने के लिए ये याद रखना है व्हेन टू चार्जेस आर सेपरेटेड तो उन लोग के बीच में एप्सिलॉन नॉट आता है। तो एक पर्टिकुलर एप्सिलॉन नॉट क्या डिफाइन कर रहा है हम लोग को कि वो दोनों कौन सा मीडियम में रखा हुआ है। एप्सिलॉन नॉट होता है एयर के लिए, है ना, एयर में क्या होता है। अब देखिए इसका, अब केस आता है व्हेन बोथ चार्ज सिचुएटेड इन वैक्यूम, वैक्यूम अगर होगा तो सीधा उसका सिंपली 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होगा। एप्सिलॉन नॉट देखिए लिखा है परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस, उसका वैल्यू देखिए 8.85 इंटू 10⁻19 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसको यहाँ लिख देते हैं एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये हो गया परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, है ना। अब दो बोथ चार्ज वैक्यूम में है, वैक्यूम के लिए के होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो ये हो गया हम लोग का। आगे देखिए केस 2 वेल बोथ चार्ज सिचुएटेड इन अ मीडियम, पर्टिकुलर कहने का मतलब है कि अगर ये अब पहला तो केस था वो जब एयर में हम लोग का सेट था, है ना। अब दूसरा केस होगा कि अगर उसको हम लोग किसी मीडियम में डाल दें, पहले वैक्यूम में था या एयर में था, अब दूसरा बात है हम उसको कोई मीडियम डाल देंगे। व्हेन both charges are situated in a medium then k is equals to 1/4 pi epsilon naught, e is the permittivity of a medium। उस समय था एप्सिलॉन नॉट होता था परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम या फ्री स्पेस, ये हुआ परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। रिलेशन बिटवीन, अब रिलेशनशिप हम लोग देखना है, अगर मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है पर्टिकुलर, अगर केसेस में हम लोग देखा जाएगा तो क्या होता है कि एक ऑब्जेक्ट किस हर हमेशा किसी न किसी मीडियम में रहता है, वो जनरली नहीं है कि एयर में या वैक्यूम में रहेगा। जनरल केसेस में यही होता है कि कोई ना कोई मीडियम रहेगा। अब दोनों के बीच में हम लोग को रिलेशनशिप स्टैब्लिश करना है कि क्या होता है रिलेशनशिप। तो अब रिलेशनशिप देख लीजिए एप्सिलॉन और एप्सिलॉन के बीच में। तो एप्सिलॉन इसको बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी, एप्सिलॉन हुआ एप्सिलॉन हुआ रिलेटिव परमिटिविटी। एप्सिलॉन और रिलेटिव परमिटिविटी, एप्सिलॉन इज इक्वल टू रिलेटिव परमिटिविटी हुआ सम वैल्यूज ऑफ एप्सिलॉन, है ना। तो ये रिलेशन इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार मार्क कर लीजिए। ये आएगा हम लोग को हर एग्जाम्पल में, है ना, हर न्यूमेरिकल्स में ये इसका यूज होगा, क्योंकि पर्टिकुलर एक हर बार जेई का क्वेश्चन होगा, एडवांस का क्वेश्चन होगा, आप देखिएगा तो हर बार वो किसी न किसी मीडियम में देता है ना। जरूरी नहीं कि वैक्यूम में होता है, वैक्यूम के केस बहुत रेयर होता है ना, तो किसी न किसी मीडियम में रहता है। तो उस मीडियम के लिए हम लोग करते हैं एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन इनटू एप्सिलॉन आर, आर रिलेटिव परमिटिविटी, है ना, ये टोटल एप्सिलॉन हुआ, है ना। ER इज द रिलेटिव परमिटिविटी, है ना, सम वैल्यूज ऑफ ER। अगर वैक्यूम में दिया सब इसका सबका वैल्यू देख लीजिए ER का क्या क्या होगा। अगर वैक्यूम हुआ तो 1 होगा, है ना, एयर हुआ तो 1.00454 होगा, वाटर हुआ 80 होगा, मेटल्स में इनफाइनाइट होता है ना। तो ये क्या है कि आपको देखिए ये वैल्यू आपको रटना नहीं है, हाँ वो मैक्सिमम हुआ तो आपको वैक्यूम का आपको याद रखिए कि वैक्यूम में 1 होता है ना। और बाकी सब इस सब का क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा, मेंशन किया रहेगा। तो आज हम लोग इतना तक कंक्लूड करते हैं इस चीज़ को, है ना। आज इतना तक चैप्टर हम लोग कुलम्स रहते हैं, कुलम्स लॉ तक हम लोगों ने पढ़ा। इसको क्या है, जो जो चीज़ हम आज पढ़ा गया है उसको आप रिवाइज पर्टिकुलर कर लीजिएगा। आगे हम लोग इसको देखेंगे क्वेश्चंस, क्वेश्चंस के थ्रू डील करेंगे कुलम्स लॉ से रिलेटेड क्या क्या होता है, और उसको क्वेश्चन हम लोग आगे आपको बताएंगे, है ना। ठीक है, तो थैंक यू आज के लिए, है ना।